Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 22nd of June 2022, Wednesday. Motivation of the day is live out of your imagination, not your history. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 and 3 of Business Standard. Imports from Russia rise 3.5 times on oil buys. रशिया से इंपोर्ट को लेकर के पेज नंबर 1 और पेज नंबर 3 पर दो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, दोनों को हम साथ में ही कवर करेंगे. As per the page number 1 news, import from Russia rises 3.5 times on oil buys. As per the recently published data by Commerce Ministry, India's bill for the import from the sanction hits Russia jumped 3.5 times. तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे उसके बाद से रशिया ने इंडिया को कंसेशन रेट पर, डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल ऑफर किया था. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ ने. तो इस सैंक्शन के बाद रशिया को भी बिजनेस करने की ज़रूरत थी और इंडिया वॉज अ reliant partner, trading partner for Russia, and for that Russia has offered discounted oil to India. And with this offering, India's bill for the import from sanction hit Russia jumped to 3.5 times. So India का जो import bill है basically रशिया से वो 3 गुना या 3.5 गुना बढ़ गया है पिछले 1 सालों में. अगर वैल्यूएशन के टर्म्स में हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $1.3 बिलियन का क्रूड ऑयल इंडिया ने इंपोर्ट किया है रशिया से, जो कि 57% इंडिया के टोटल इनबाउंड शिपमेंट का कॉस्ट करता. तो रशिया से जितना भी इंडिया इंपोर्ट करता है उसका 57% केवल और केवल क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है लास्ट 1 साल में इंडिया ने. तो यहाँ पर सीधा सा म्यूचुअल रिलेशनशिप है. रशिया को फॉरेन एक्सचेंज या पैसे की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द वॉर दैट रशिया हैज़ वेजेड अगेंस्ट द यूक्रेन, और इंडिया को चीपेस्ट क्रूड ऑयल मिल रहा है. जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बीइंग अ इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल को लेकर के वो अदर कंट्रीज़ पर ज़्यादा है. और इस बढ़ते इन्फ्लेशन में अगर इंडिया को चीप ऑयल अवेलेबल हो रहा है, डिस्काउंटेड ऑयल अवेलेबल हो रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया विल प्रेफर इट्स सोवरेनिटी एंड इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट ओवर अदर थिंग. हालांकि इंडिया को इस पर्टिकुलर ट्रेड पर बहुत सारे कंट्रीज़, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडिया को प्रेशराइज भी किया था कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे. पर बिकॉज ऑफ और अमिड ऑल दीज प्रेशर्स द डेटा इज इंडिकेटिंग कि इंडिया इज buying the crude oil as well as the other commodities from Russia. इंडिया ने रशिया से अपना बिजनेस, अपना इंटरनेशनल ट्रेड फिलहाल के लिए बंद नहीं किया है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ा. तो ये तो बात हुई क्रूड ऑयल इंपोर्ट की. अगर हम अदर कमोडिटीज़ की बात करें जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है, मेजर आइटम्स रशिया से कोल, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, फर्टिलाइज़र एंड नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड, इनके ट्रेड में भी इंक्रीज देखने को मिला है. और अप्रैल मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग रशिया हैज़ इमर्ज एज द 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम सप्लायर टू इंडिया आफ्टर इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई. तो यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक के बाद रशिया हैज़ बीन द 4th लार्जेस्ट क्रूड पेट्रोलियम सप्लायर टू इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम. इसके अलावा अगर टोटल इंपोर्ट की बात करें तो रशिया has been the 6th largest import partner in the month of April for India. और यही पिछले साल का अगर डेटा देखें, दिस डेटा इज 4th पोजीशन एंड 6th पोजीशन इज फॉर दिस ईयर डेटा. अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें जबकि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय रशिया वॉज द 7th बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इंडिया एंड 21st द इम्पोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर. और 7वीं और 21वीं पोजीशन से रशिया ने इमीडिएटली जंप किया है 4थी और 6ठी पोजीशन पे. सो दिस समवेयर इंडिकेट्स दैट द ट्रेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया इज इंक्रीजिंग मंथ बाय मंथ इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज.
और अगर इंडिया के साइड से देखें तो इंडिया के लिए रशिया हैज़ बीन द 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इट मीन्स इंडिया ने एक्सपोर्ट भी किया है रशिया को। ऐसा नहीं है कि वन वे ट्रेड ही चल रहा है, केवल रशिया से ही इंडिया खरीद रहा है। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रशिया में जा रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को ही इंक्लूड किया जाए तो रशिया भी इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। अबव मेंशन प्रोडक्ट के अलावा जो हमने अभी डिस्कस किए, क्रूड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फर्टिलाइजर, इसके अलावा आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, electric machinery and equipment, all these also have been the important or top item exported to India during the month of April. It means अगर इंडिया ने सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फर्टिलाइज़र ये इंपोर्ट किया है रशिया से, तो ये जो आइटम्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, ये एक्सपोर्ट भी करी हैं। तो दोनों ही साइड से ट्रेड हुआ है। और यूएस के टाइटनिंग के बाद, यूरोपियन कंट्रीज़ के सेंक्शन के बाद भी इंडिया फ़िलहाल के लिए स्टेप बैक नहीं हुआ है फ्रॉम द परचेज ऑफ चीप रशियन क्रूड ऑयल। और चाइना की तरह ही रशिया भी अब चाइना की तरह इंडिया भी अब रशिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन बन के सामने आया है। चाइना और इंडिया कंटिन्यूसली ट्रेड के टर्म्स में रशिया को सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड इस बात को मान भी रहा है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो फ़िलहाल जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसमें रशिया को फंड करते हुए नज़र आ रहा है। ऑल्दो अगर ये सारे एलिगेशंस को दूर रखा जाए तो इंडिया ने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा है। जस्ट लाइक चाइना भी इंडिया रशिया का इस समय बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया भी उसी रेस में आ चुका है। एंड दिस इज़ द वाइडनिंग गैप ट्रेड विद रशिया इन करंट ईयर 2022 इन टर्म्स ऑफ $1 million। तो ये ब्लू लाइन जो है वो इंडिकेट करती है एक्सपोर्ट, रेड लाइन इंडिकेट करती है इंपोर्ट, और जो ये डार्क ब्लू लाइन इज मोर स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल इंपोर्ट। तो कहीं ना कहीं अगर मंथ वाइज मंथ हम देखें तो इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें गैप, इंडिया के लिए जो गैप है वो बढ़ रहा है। इट मीन्स इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। और उसका सीधा रीज़न ये है कि इस समय रशिया की जो कंडीशन है, जो इकोनॉमी है, वो डिफरेंट ट्रैक पर है। दैट इज़ वाई रशिया इज़ ऑफरिंग डिस्काउंटेड कमोडिटीज़ और डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल टू इंडिया, जिसकी वजह से ये इंपोर्ट जो बिल्स हैं और क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है ये हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और जो गैप है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो कंटिन्यूसली मंथ वाइज मंथ इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम देखें कि जो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं, क्या केवल वो ही इंपोर्ट कर रही? तो अगर डेटा को देखा जाए तो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं दे आर बेसिकली लीडिंग दिस चार्ज फॉर द यूरल्स। So neither the pressure from US nor the tightening European sanction have made India step back from the purchase of cheap Russian oil, joining the rival China to create the financial lifeline for Russia. But if we see the data more carefully, this particular increase has been led by the private sector refiners like Reliance Industries, Russian Softnet Control, Narayana Energy, which after the initial hesitancy over the impact of sanctions on their operations are embracing the Russian crude oil. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है, बेहमत है, केवल वो ही इस पर्टिकुलर रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं जस्ट टू सपोर्ट द रशिया। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज जो है बेसिकली इस सर्च को लीड कर रही हैं। अगर हम देखें तो RIL और नारायणा अकाउंटेड फॉर 69% of Russian crude oil shipment to India in the month of May. More than 60 to 70% जो ऑयल है इंपोर्ट हो रहा है फिलहाल रशिया से, उसका वो प्राइवेट प्लेयर्स ही कर रहे हैं। तो इट मीन्स बोथ स्टेट ओन कंपनीज एज वेल एज द प्राइवेट प्लेयर्स आर बाइंग द चीप रशियन ऑयल और द यूरल्स फ्रॉम द रशिया एंड इमर्जिंग एज अ इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन फॉर रशिया एमिड दिस crisis situation. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 and 6 of Business Standard. Indices extend gains but rupee hits a fresh low.
करंट ग्लोबल सिनेरियो को अगर हम देखें तो इस समय जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड में, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो और डेवलपिंग इकोनॉमी, रिसेशन का जो रिस्क है वो हर इकोनॉमी पर इस समय छाया हुआ है। अगर स्पेशली हम यूएस की बात करें तो यूएस में 40 ईयर्स, लास्ट 40 ईयर्स का डेटा अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रजिस्टर करी है यूएसए ने इन कंपैरिजन टू इट्स लास्ट 40 ईयर। और इसके बाद से कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि अब जो कंडीशन प्रिवेल कर रही हैं यूएसए में फ़िलहाल के लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस दैट आर एक्चुअली लीडिंग टू द रिसेशन, और कहीं ना कहीं रिसेशन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, मोर स्पेसिफिकली इन यूएस इकोनॉमी। और इस एंटीसिपेशन के बाद से जो यूएस प्रेसिडेंट है मिस्टर जॉय बाइडन, उन्होंने कंट्री को कंसोल्ट किया और कंट्री को एड्रेस करते हुए ये बोला कि जो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी दैट इज़ यूएसए, the world biggest economy, the recession in the world biggest economy was unavoidable। और उनके इस कमेंट के बाद से जो इन्वेस्टर्स थे उनमें थोड़ा सा रिस्की असेट्स को लेकर के एपेटाइट हुआ, क्यों? क्योंकि अनसर्टनिटी जो रिसेशन को लेकर के थी, यूएस इकोनॉमी को लेकर के थी, वो थोड़ी सी रिमूव हुई। अगर प्रेसिडेंट किसी इकोनॉमी के प्रेसिडेंट्स का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, अगर यूएस के प्रेसिडेंट अपनी इकोनॉमी में ये कॉन्फिडेंस रजिस्टर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है। और इसी की वजह से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ग्लोबल पीयर्स हैं इंडिया के, उन सब की जो इंडाइसेस हैं उसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली ट्यूसडे को, आफ्टर दिस कमेंट बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन दैट स्ट्रेसेस अ रिसेशन इन द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी वॉज अवॉइडेबल। और सेंसेक्स में, अगर सेंसेक्स और निफ्टी को देखें तो सेंसेक्स में 1.8% का इंक्रीज रजिस्टर हुआ। सेम पैटर्न निफ्टी ने भी फॉलो किया। निफ्टी 50 में भी अप्रॉक्सीमेटली 1.9% का इंक्रीज देखने को मिला, गेन देखने को मिला। एंड दिस इज द बिगेस्ट गेन सिंस May 30। तो दोनों ही इंडाइसेस में May 30 के पास है, ये अभी तक का बिगेस्ट गेन है। और अगर इंडियन रुपी की बात करें तो कल की न्यूज़ में हमने कवर किया था कि इंडियन रुपी में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है ऑन द बेसिस ऑफ मंडे ट्रेडिंग, बट after registering a strong recovery on Monday, Indian rupee has again marked a fresh low of that is 78.08%। फ्राइडे का जो क्लोजिंग पॉइंट था वो 78.07 था और इसके बाद मंडे में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, बट ट्यूसडे को इंडियन रुपी फिर से फॉल हुआ और इस बार उसने नया लो रजिस्टर किया 78.08 पर डॉलर। क्यों इंडियन रुपी में सडनली ये फिर से फॉल देखने को मिला? बिकॉज ऑफ द रीबाउंड इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोबारा से या बोल सकते हैं रीबाउंड हुए, उसकी वजह से इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के और इन्फ्लेशन को लेकर के फिर से अनसर्टनिटी और वरीज डेवलप हुई। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कल कि ट्विन डेफिसिट इंडिया फेस करने के जो ट्विन डेफिसिट चैलेंज है, हालांकि ट्विन डेफिसिट की बात करें तो कैड और fiscal deficit approximately India का normal trend है, but when these twin deficit pose a challenge for the government in order to meet out the expenses, in that case managing these twin deficits simultaneously create a huge, a big challenge for the Indian government। और जिस तरीके से कल हमें क्रूड ऑयल में रिकवरी देखने को मिला, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फिर से उछाल देखने को मिला, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी पर देखने को मिला और इंडियन रुपी ने दोबारा से एक फ्रेश लो हिट रजिस्टर किया। And this is the infographics or the graphical representation about the Sensex and Nifty. And this is the hit in equity investment in terms of crore from the month of Jan to month of June. You can just have the glimpse of it. Do not need to remember this data. इसके अलावा इंडियन रुपी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 6 पर दी हुई है, उसको भी हम यहीं कवर करेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो रुपी है वो 78.08 एक फ्रेश लो हिट पर पहुंच गया और इसका रीज़न जो रहा वो क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस रहा, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इन्फ्लेशन है, उसको लेकर के दोबारा से वरीज और अनसर्टनिटी जनरेट हुई। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, इस क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन बढ़ने की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं
मोर स्पेसिफिकली जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो आउटफ्लो कर गए और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें करेंसी मार्केट पर देखने को मिला। जैसा कि न्यूज़ में भी दिया हुआ है, ओवरसीज आउटफ्लो टेक्स अ टोल ऑन रुपी। तो जैसे ही इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया के एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस को लेकर के स्पेकुलेशन और अनसर्टनिटी और वरी सम सिचुएशन इंक्रीज हुई, जो एफपीआई से, जो एफआईआई से, दे इमीडिएटली स्टार्ट सेलिंग ऑफ और उन्होंने इंडियन मार्केट से एग्जिट करना शुरू कर दिया, जिसका इम्पैक्ट हमें अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ पर और इंडियन रुपी पर क्लियरली विजिबल हुआ। एंड दिस इज द 10 years government security yield and rupee spot graphical or graphic representation। मंडे को दोनों ही जी सिक्योरिटीज़ की गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी रिकवरी देखने को मिली थी, उसमें भी उसके ट्रेडिंग में स्पर्श देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द लिटिल डिक्लाइन इनटू द क्रूड ऑयल प्राइसेस। बट वही जो डिक्लाइन हुआ था वो ट्यूसडे को रिकवर हुआ और जो गेन रुपी ने और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ने रजिस्टर किया था वो रिवर्स हो गया। इवन जो परफॉर्मेंस थी वो और ज़्यादा डिग्रेड हो गई एज पर द करंट ट्रेडिंग information। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया वर्थ इट्स वे इन गोल्ड रिसाइकिल 75 tons in 2021 says WGC। गोल्ड को लेकर के इंडिया का और इंडियंस का जो अट्रैक्शन है वो सबको पता है, वर्ल्ड नोन है। बट दिस रिपोर्ट इज ऑल अबाउट द गोल्ड रिसाइकलिंग। WGC दैट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल स्टैंड्स फॉर WGC। अब ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बेसिकली है क्या? इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर। जो वर्ल्ड के लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं उनका एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। And this non-profit association basically comprises about 3/4 of world annual gold consumption as well। तो जो वर्ल्ड का गोल्ड कंजप्शन है उसका 3/4 केवल ये WGC जो कंट्रीज हैं वो सर्व करते हैं। एंड इट इज़ अ मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री विच इंक्लूड 25 member as of now and lot of gold mining companies as well। It means companies are also part of this world gold council। और इसका सीधा पर्पस ये बोले कि इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया था? जस्ट टू प्रमोट द यूज of and demand of gold through different marketing, promotional strategies, research and lobbying। तो बेसिकली एक काउंसिल एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन की तरह काम करता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, और टाइम टू टाइम डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश करता है रिलेटेड टू वर्ल्ड गोल्ड ट्रेड। और अभी रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एज पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडिया हैज़ इमर्ज एज द fourth largest gold recycling country in 2021। approximately 75 tons का, that is 6.5% of total gold recycled all across the world केवल और केवल इंडिया ने ही रिसाइकिल किया है। तो 2021 में इंडिया ने वर्ल्ड का 6.5% गोल्ड, टोटल गोल्ड जो है वो जो रिसाइकिल हुआ उसका 6.5% इंडिया केवल और केवल इंडिया ने ही रिसाइकिल किया। एंड विद दिस डेटा इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ फोर्थ लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलिंग कंट्रीज। और अगर पिछले लास्ट 5 सालों का डेटा देखें तो इंडिया की जो टोटल गोल्ड सप्लाई है उसका 11%, जो इंडिया की जो टोटल गोल्ड रिक्वायरमेंट है बोले सप्लाई है उसका 11% केवल ओल्ड गोल्ड से ही पूरा हो जाता है। दैट इज ड्रिवन बाय द मूवमेंट इन गोल्ड प्राइसेस, फ्यूचर गोल्ड प्राइस एक्सपेक्टेशन एंड वाइडर इकोनॉमिक आउटलुक एज पर दिस रिपोर्ट। रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड लाइक ज्वेलरी, जो मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप्स होते हैं, एंड ऑफ लाइफ इंडस्ट्रियल स्क्रैप्स होते हैं, उनकी रिसाइकलिंग करना बेसिकली यहाँ पर गोल्ड की रिसाइकलिंग। ऐसे गोल्ड जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप के थ्रू जनरेट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल स्क्रैप के थ्रू जनरेट होते हैं, ज्वेलरीज के थ्रू जनरेट होते हैं, उनको रिसाइकिल करना बेसिकली जस्ट टू सैटिस्फाई द डिमांड, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की डिमांड हमेशा ही रहती है, एवरग्रीन है इंडिया में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट। And according to WGC's finding, recycling of gold is driven by the price movement of the yellow metal।
करंट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड द इकोनॉमिक बैकड्रॉप। तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है किसी भी इकोनॉमी में गोल्ड की जो रीसाइकलिंग होती है वो बहुत सारी कंडीशंस पर डिपेंड करती है कि कितना कंट्री रिसाइकिल करेगा या कितना गोल्ड इंपोर्ट करेगा। और जो अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो इकोनॉमी की जो सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, येलो मेटल के प्राइस फ्लक्चुएशंस कैसे हैं, किस तरीके से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है फ्यूचर में, उस मेटल को लेकर के, येलो मेटल को लेकर के प्राइस इंक्रीज की क्या एक्सपेक्टेशन है, इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या है, इसको देखते हुए किसी भी कंट्री में रिसाइकलिंग जो है गोल्ड की वो इम्पैक्ट करती है। व्हेन द गोल्ड प्राइस जंप पीपल टेंड टू सेल देयर गोल्ड होल्डिंग्स either to gain from the price rise or to avoid the spending on new gold jewelries। और डेफिनेटली अगर लोग अपने प्राइस इंक्रीज़ की वजह से अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरीज को सेल करते हैं तो रिसाइकलिंग के लिए जो अवेलेबल गोल्ड होता है वो भी बढ़ता है और रिसाइकलिंग भी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा एक और सिचुएशन ये भी है कि जब कभी भी इकॉनमी जो वो अंडर स्ट्रेस सिचुएशन में होती है उस समय भी जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं वो गोल्ड सेल करते हैं या गोल्ड एक्सचेंज करते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन गोल्ड ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से भी रिसाइकलिंग जो है वो गोल्ड की इंक्रीज होती है। और पैंडमिक में हम सभी को पता है कि इंडिविजुअल्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, तो कई सारे इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड्स ने, कंज्यूमर्स ने गोल्ड को एज अ स्टोरेज यूज़ किया और एज अ अर्निंग सोर्स यूज़ किया जस्ट टू फंड देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट और हेल्थ एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से इंडिया में इस समय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वजह से इंडिया में जो रिसाइकलिंग रही 2021 में वो इंक्रीज हुई। और अगर देखें कि बेसिकली गोल्ड पुश में और रिसाइकलिंग में क्या रिलेशन है, तो इन शॉर्ट 1% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड, दैट इज गोल्ड पुश, रिसाइकलिंग इज अप बाई 0.6%। अगर गोल्ड का प्राइस 1% बढ़ता है तो रिसाइकलिंग 0.6% तक इंक्रीज होती है इन नॉर्मल सिचुएशन। तो गोल्ड प्राइस में फ्लक्चुएशन, गोल्ड प्राइस को लेकर के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री में कितना गोल्ड रिसाइकिल होगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर इंडिविजुअल हाउस होल्ड और इंडिविजुअल कंज्यूमर को गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए, नया गोल्ड खरीदने के लिए या अदर जो ओल्ड गोल्ड है उसको बेचने के लिए मोटिवेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं। In addition, 1% increase in jewelry demand pushes the recycling down by 0.1%। तो ये ज्वेलरी डिमांड और रिसाइकलिंग को लेकर के इन्वर्स रिलेशन है कि अगर ज्वेलरी की डिमांड 1% बढ़ती है तो जो रिसाइकलिंग है वो 0.1% डाउन होती है। और इसी तरह से जीडीपी ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन द सेम ईयर एंड द प्रीवियस ईयर पुशेस द रिसाइकलिंग डाउन बाय 0.3% एंड 0.6% रिस्पेक्टिवली। तो जीडीपी ग्रोथ का, गोल्ड प्राइस का, ज्वेलरी डिमांड का, इन सब का इम्पैक्ट गोल्ड की रीसाइकलिंग पर बहुत ज़्यादा पड़ता है एज़ पर वर्ल्ड काउंसिल रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना ज़रूर याद रखें कि एज़ पर द रीसेंट डेटा इंडिया हैज़ इमर्ज एज द 4th लार्जेस्ट ग्लोबल रिसाइकलिंग कंट्री ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड, दैट इज़ 2021। और इस पीरियड में इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली टोटल जो गोल्ड रिसाइकिल हुआ उसका 6.5% गोल्ड रिसाइकिल किया केवल और केवल इंडिया ने। एंड दिस इज द ग्लिटरिंग रैंक। चाइना, इटली, यूएसए and India is on 4th position followed by Turkey and Egypt. So China is on number 1 position, Italy 2nd, USA 3rd and India is on 4th position. And this is data for अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर, 2017 से लेकर के 2021 तक का डेटा दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि किस कंट्री में कितना गोल्ड रिसाइकिल हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। और ये गोल्ड रिसाइकलिंग कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को भी प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल होता है। अब देख लेते हैं अदर न्यूज़ क्लिप्स। Metro sees fewer deaths, more hospitalization. So rising number of COVID-19 cases has not so far been accompanied by increase in the number of daily deaths attributed to the पैंडेमिक। तो कोविड-19 की अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 की, उसका बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन है। उसमें कहा कि अगर कोविड-19 के केसेस बढ़ते हैं या जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस क्वांटम में अब हॉस्पिटलाइजेशन या जो डेथ रेट है वो नहीं इंक्रीज़ हो रहा है।
इवन अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें या लार्ज सिटीज़ की बात करें, टियर 1 सिटीज़ की बात करें, तो ऐसे सिटीज़ में और कम डेथ्स देखने को मिल रही, बट वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा है। अगर लास्ट 1 मंथ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 23 डेथ्स देखने को मिली हैं ऑन 7-day मूविंग एवरेज बेसिस। तो the increase in COVID-19 cases, the death rate is not increasing. This is a good news. But अभी भी inequality है different tiers of cities में। जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पर तो डेथ कम है बट हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा है, जबकि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है, बेड जो है बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, बड़े बड़े शहरों में जो बेड हैं वो वैकेंट पड़े हुए हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के, उस न्यूज़ को बेसिकली यहाँ पर कवर किया गया। तो हॉस्पिटलाइजेशन वॉज चेक्ड फॉर 3 मेजर मेट्रो with available data and not all of them release the number on a uniform basis। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पीक पावर डिमांड ड्रॉप्स एज मॉनसून पिक्स अप पेस। तो जिस तरीके से अब इंडिया में मानसून दस्तक दे चुका है, उसके बाद से जो पावर की डिमांड थी, जो समय बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई थी इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ द कोल क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कोल प्राइसेस, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज या क्राइसिस चल रही थी कोल की, बहुत सारे इंडिया के एरियाज़ में ब्लैकआउट देखने को भी मिल रहा था। बट चूंकि अब मानसून जो है वो इंडिया में आ चुका है, इस मानसून की वजह से जो पावर की डिमांड थी गर्मी की वजह से, पीक पावर डिमांड वो कहीं ना कहीं अब रिड्यूस हो रही। तो ये थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम हो सकता है गवर्नमेंट के लिए या जेनकॉस और डिस्कॉम्स के लिए, बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल or the monsoon, the demand for power is actually started getting decreased. So with the cooling down of heat waves as the monsoon spread all across the country, the power demand has fallen by 12.5% from the start of this month till Monday. तो ये decline देखने को मिला है, and this is the monsoon progress from June 1 to June 21 into different regions of India: South India, South Peninsula, All India, Northeast India and Northwest. And this is the demand in comparison to the June 1 एंड जून 20। तो आप देख सकते हैं कि 12% का फॉल देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये ईज आउट सिचुएशन है पावर जनरेटिंग कंपनीज के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डेडलाइन फॉर फ्रेश क्रेडिट डेबिट कार्ड रूल्स एक्सटेंडेड। तो आरबीआई ने ट्यूसडे को 3 महीने का और ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिया है। किसको? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्रोवाइडर्स को। किस लिए? फ्रॉम द मास्टर डायरेक्शंस और द फॉर इम्प्लीमेंटिंग फॉर एक्सेप्टिंग सर्टन प्रोविजंस। रिसेंटली आरबीआई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो इशूअर कंपनीज को लेकर के, पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, स्पेशली फाइनेंशियल डेटा सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस दिए थे, मास्टर डायरेक्शंस दिए थे। उसमें से कुछ प्रोविजंस के इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट थी वो लास्ट डेट आ चुकी थी, लेकिन कंपनीज की रिक्वेस्ट के बाद से आरबीआई ने इस पर्टिकुलर डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है 1 अक्टूबर तक। सो कंसीडरिंग द वेरियस रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द timeline for the implementation of the following provisions of the master direction to October 1। और इसमें क्रेडिट कार्ड की ओटीपी को लेकर के, कंसेंट फॉर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस थे कि अगर 30 दिन तक कंज्यूमर अपना, देखिए जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है वो अपना कार्ड एक्टिव नहीं करता तो ओटीपी के लिए कंसेंट लेनी पड़ेगी, एंड इफ़ नो कंसेंट इज़ ग्रांटेड बाय द कंज्यूमर, द कार्ड इशर विल हैव टू क्लोज द कार्ड विदाउट एनी कॉस्ट टू द कंज्यूमर। तो इस तरह के कई सारे प्रोविजंस थे। कंपनीज ने बोला कि अभी वो रेडी नहीं है इन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो फिलहाल के लिए आरबीआई ने 3 महीने की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अग्निपथ रिक्रूटमेंट ऑन ट्रैक, प्राइस सर्विसेज। कई बार जो डिफेंस सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हेड्स हैं, वो ये बोल चुके हैं कि इन स्पाइट ऑफ सो मैनी प्रोटेस्ट और एजिटेशन, जो अग्निपथ स्कीम है वो रोल बैक नहीं होगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उस रिक्रूटमेंट जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। सो द आर्म्ड फोर्स सेड on Tuesday that the credible information on Agnipath scheme has recently been dispelled misinformation about the initiative। और कई सारे इंडिविजुअल्स और पॉलिटिकल पार्टीज यूथ को मिस इन्फॉर्म्ड कर रही हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, और उसको यूज़ करते वो यूथ को चैनलाइज कर रही हैं फॉर इलीगल एक्टिविटीज़, प्रोटेस्ट और एजिटेशन। और amid the misgiving about the recruitment scheme, the Lieutenant General Mr. Anil Puri, the Additional Secretary Department of Military Affairs, asserted that the recruitment process will remain unchanged
अपार्ट फ्रॉम इट द ट्रेडिशनल रेजिमेंटेशन सिस्टम विल ऑल्सो कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि जो ट्रेडिशनल रेजिमेंटेशन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, जो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है वो रिमूव कर दिया जाएगा, वो खत्म कर दिया जाएगा, वो भी कंटिन्यू रहेगा। और जो अग्निपथ की स्कीम आई है वो भी कंटिन्यू रहेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। राइजिंग मॉर्गेज रेट वोंट हिट हाउसिंग एक्सपर्ट। तो जिस तरीके से रेपो रेट और CRR अभी रिसेंटली 2 बार इंक्रीज हुए हैं, उसको देखते हुए ऐसा एंटिसिपेशन था कि जो हाउसिंग लोन है, इंटरेस्ट लोन है, रेट है हाउसिंग लोन्स पर और अदर लोन्स पर, वो महंगा होगा, जिसकी वजह से रियल स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि कोविड-19 में रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था, क्योंकि उस समय इंडिविजुअल्स की जो इनकम थी वो बहुत इम्पैक्ट करी थी। तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस फॉल देखने को मिला था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और ऐसा कहा जा रहा था कि अब रिकवरी स्टार्ट होगी। बट रिसेंटली RBI ने जिस तरह से रेपो रेट इंक्रीज़ किए हैं, उसको देखते हुए डेफिनेटली जो लोन है उसमें इंटरेस्ट रेट, लेंडिंग रेट भी बैंक्स ने बढ़ाया है। तो ये कहा जा रहा था कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा सेक्टर वो होगा रियल स्टेट। लेकिन अब एक्सपर्ट का, कुछ सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा EMIs पर। तो जिस तरीके से मॉर्गेज रेट, इंटरेस्ट रेट और लेंडिंग रेट बढ़ रहे हैं, दैट आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द हाउसिंग सेक्टर एज पर द experts. So this is the some data, EMI from the home loan and the BSC reality versus census. You can just have the glimpse of it. याद करने की ज़रूरत नहीं है इस डेटा को, but with the increase in repo rate and subsequent rise in the mortgage rate are unlikely to have the major impact on the residential sale in the country as per the brokerage houses. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.